ओके, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ फूड सर्विस डाइटिशियन, कुक टीम लीड और अ फूड सुपरवाइजर। इस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसके अंदर मैं आपको एकेडमिकली एक रिव्यू दूंगा कि फूड सर्विस डाइटिशियन किस तरह काम करता है। और आप बीइंग अ डाइटिशियन, अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा पेशेंट इंटरेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है, होता है ऐसे लोग होते हैं कि जो पेशेंट इंटरेक्शन के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते या समटाइम्स उनकी एक्सपर्टीज़ वहाँ पे लाई नहीं करती, तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप फूड सर्विस डाइटिशियन रह के भी विद मॉडरेट पेशेंट एक्सपोजर के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इनका भी पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी होता है, लेकिन स्लाइटली लेस देन द क्लिनिकल डाइटिशियन और द नर्स स्टाफ या डॉक्टर्स वगैरह से कुछ लेस होता है। ठीक है, मेजरली ये बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। तो एक फूड सर्विस डाइटिशियन क्या होता है, आज हम इस बारे में बात करते हैं। मेनली एक फूड सर्विस डाइटिशियन ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि जिसकी मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डेवलप करना है किचन मेन्यूज़ को। आप किसी भी चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाओ जिसकी बेड की तादाद में भी 700 से ज़्यादा है या 800 से ज़्यादा है। वैसे तो सर्विसेज हॉस्पिटल की 1100 से ज़्यादा है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर हम देख लें, लेट्स से कि 1000+ है उनके बेड की बेड काउंट। तो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जो चैरिटी बेस्ड होते हैं या गवर्नमेंट जिनको फंड करती है, तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि पेशेंट के मील्स टाइम होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर स्केजुअल्ड होते हैं उनके मील्स, जिस तरह भी उनको सर्व होने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वार्ड है से गायनी का वार्ड है या पीड्स का वार्ड है, तो जो भी पेशेंट होता है उसको प्रॉपर मील सर्विस दी जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकें। अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो आप नोटिस करो कि अगर आप हॉस्पिटल का डेज काउंट, ये वैसे तो हर हॉस्पिटल के अंदर डाटा वेरी करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक एवरेज पेशेंट स्टे सर्विसेज में लेट से 7 डेज़ का है, 7 डेज़ के बाद एक पेशेंट रिकवर करके वापस चला जाता है, तो 7 डेज़ के अंदर उसने वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करने हैं, उसने स्टैंडर्डाइज्ड मील भी लेना है, वैरायटी ऑफ मील भी लेना है, जिसके अंदर उसको उसके मील्स को आपको काफ़ी प्रोटोकॉल्स के थ्रू सेटिस्फाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल से कि कलर्स, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आगे वैसे कोट करनी थी लेकिन मैं आपको यहाँ बताया था। एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है विच इज़ नियर टू द रिकवरी और आपने उसको ओट मील रेफ़र किया। लेट्स से आपने उसे ओट मील दिया और ओट मील जो है वो आपने मिल्क में सोक्ड उसको रेफ़र किया है कि आपने ब्रेकफास्ट में एक पेशेंट को देना है। तो अगर आपको खुद भी पता है कि अगर आप सीरियल को मिल्क में बॉयल्ड सीरियल या ओट मिल देते हो किसी भी पेशेंट को, तो इट्स क्वाइट बोरिंग, वो काफ़ी टेस्ट लेस होता है, वो काफ़ी बोरिंग सा है ना खाने में, उसका टेस्ट काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी ओट मील के अंदर फ्रूट्स की सर्विंग ऐड करो, मे बी ग्रेप्स की सर्विंग ऐड कर दो, या आप उस ओट मील के अंदर नट्स की सर्विंग ऐड कर दो, तो यू आर एडिंग कलर टू द फूड, नंबर वन। सेकेंड, आप वैरायटी ऐड कर रहे हो। ठीक है, मे बी उस आपके पेशेंट को इस चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो बीइंग अ फूड सर्विस डाइटिशियन, इस तरह के कई प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की एक्चुअली। तो बाय डेफिनेशन एक फूड सर्विस डाइटिशियन कोई भी ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसने मेनली किचन मेन्यू को डेवलप करना होता है, और उसका रोल यही होता है कि उसने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड मील प्रोवाइड करना है। उसका मेन पर्पस ये होता है, और एक्चुअली वो काम करता है क्लोजली टू द डाइटिशियंस और अ प्लानिंग ग्रुप। प्लानिंग ग्रुप क्या होता है, मैं भी इस पे बात करते हैं, मेजरली हम लोग इसके ऊपर आज डिस्कशन करें। तो एक्चुअली प्लानिंग ग्रुप या वर्किंग ग्रुप और एक फूड सर्विस डाइटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आपस में इंटरवीन करती हैं मे बी। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करते हैं एक एकेडमिक व्यू के लिए। ओके, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड मील। देखें, स्टैंडर्डाइज मील का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्डाइज मील कोई भी ऐसा मील होता है जिसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी नोन होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि क्वांटिटी और क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। जिस पेशेंट को आपने कौन सा मील रेफ़र किया उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज मील। स्टैंडर्डाइज मील ऑफन कन्फ्यूज्ड ये टर्म है, आप रेगुलर मील के साथ इसको कन्फ्यूज कर देते हो, लेकिन समटाइम्स लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका मतलब यही होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द मील इज़ नोन और आपके आपके पास चेक में। ठीक है, अच्छा, मे अब इसके इसके लिए ना स्टैंडर्डाइज मील के लिए पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क के लिए यानी
ऑब्वियसली आपके पास इसका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के अंदर मे बी यू हैव द मेन्यू आइटम नेम और मे बी इसका पोर्शन साइज मौजूद होता है, या आप समझ लो कि आपको इंग्रेडिएंट्स का पता होता है कि इसके अंदर कौन सी एडिशन है कौन सी नहीं है, कुकिंग टेम्परेचर का आपको पता हो सकता है। तो स्टैंडर्डाइज मील का मतलब ये होता है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपको नोन होती है, और इसके काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं। अब मे बी उस पर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज़ फूड फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। जब आप किसी भी पेशेंट का मील बनाते हो तो यू शुड कंसिडर कि उसकी फूड और फ्लूइड रिक्वायरमेंट उस मील के अंदर पूरी हो रही हो उस सर्टन टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का ब्रेकफास्ट बनाया है तो यू शुड एस्टिमेट कि इसको डिनर तक मैंने क्या खिलाना है, तो उसकी फूड एंड फ्लूइड रिक्वायरमेंट एक दिन के लिए पूरी हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आप उसको डेवलप कर रहे हो और आप उसको प्लान कर रहे हो बीइंग अ फूड सर्विस डाइटिशियन, तो आपको पता होना चाहिए कि फूड और फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है और आपको उसको इन चेक रखना होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, सेटिंग अप द मील स्केड्यूल। मील स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपने कौन से पेशेंट को क्या देना है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को हंगर का इशू या एपिटाइट कम है, उसकी एपिटाइट, ठीक है, तो मे बी आपको उसको सूप से स्टार्ट करना चाहिए या एपिटाइजर से स्टार्ट करना चाहिए जिससे उसकी भूख बढ़े। ठीक है, और आप इस तरह इसको स्केड्यूल करते हो। मे बी आप उसको ब्रेकफास्ट में इतना हैवी नहीं खिलाते हो, और मिडिल जो मेन मील है उसके अंदर आप फ़ैट इंक्रीज़ कर देते हो, और आपका जो लास्ट मील है उसके अंदर आप फ़ैट मॉडरेट करके या डिक्रीज़ करके उसकी रेशो मेंटेन कर लेते हो। तो आप एक प्रॉपर मील स्केड्यूल मेंटेन करते हो इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। यहाँ पे तो हॉस्पिटल के अंदर मे भी प्रैक्टिस नहीं है, मैं मेरा पर्सनलाइज गवर्नमेंट के अंदर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक रूल ऑफ थंब है कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल पेशेंट की क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको लेकर चलना होता है। बिकॉज आपकी पेशेंट आपकी जिम्मेदारी होता है कि आपने उसको फूड के थ्रू किस तरह इम्प्रूव कराना है, और ताकि उसका फूड और मेडिसिन का कॉम्बो साथ चलता रहे। ठीक है, ओके, ये बात है फूड कंटेंट एनालिसिस की। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली अब हम बात करते हैं कि वर्किंग ग्रुप के अंदर ना, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, मैंने इसको इसलिए रख रखा है। देखो, वर्किंग ग्रुप के अंदर ना काफ़ी लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ से आपने फूड रिसीव करना है वो मे बी अ सीनियर मेंबर ऑफ केटरिंग स्टाफ हो। ठीक है, जहाँ से मे बी आपने अप्रूवल लेना है वो डॉक्टर हो। मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीम्स के अंदर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक सीनियर मेंबर ऑफ केटरिंग स्टाफ होता है। सेकेंडली, यहाँ एक सीनियर डॉक्टर होता है या एक नर्स होती है जिससे आप अप्रूवल लेते हो। थर्ड, एक सीनियर डाइटिशियन जो आप खुद होते हो, या बल्कि अगर आप फूड सर्विस डाइटिशियन हो तो मे बी आपके ऊपर एक कोई और डाइटिशियन हो जिसका वो पेशेंट होता है, जिसने वो फूड आपसे रेफ़र करके यानी ऑब्वियसली उसने आपको कोई मील प्लान दिया होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रांसलेट करके फूड रेफ़र किया होता है। ठीक है, और मे बी एक लाइट हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है और एक पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डॉक्टर्स या नर्सिस, सीनियर नर्स होती है जो एक वार्ड की इंचार्ज होती है, वो ही पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है, और अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कुड बी एनीवन। तो ये 3-4 लोग मिलके एक वर्किंग या एक प्लानिंग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे फूड कंटेंट एनालिसिस की। एक फूड सर्विस डाइटिशियन की ये जिम्मेदारी है कि जो भी डिशेस उसको प्रोवाइड की जा रही हैं कितनी हाइजीनिक है, किस तरह मेंटेन हुई हैं, ठीक है, किचन के अंदर किस तरह थी और किस तरह फूड उनको प्रेजेंट हुआ। ये सारे कंटेंट की एनालिसिस पहले होती है, पेशेंट को मील बाद में मिलता है। इस पे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है आफ्टरवर्ड्स, जिसमें आप सारे लोगों को सब लोगों का आप कंसेंट लेते हो, इंक्लूडिंग पेशेंट। मैं आपको आगे बताता हूँ कि पेशेंट का कंसेंट कितना ज़रूरी है। सबका कंसेंट लेके एक प्रॉपर मील डिज़ाइन करते हो जिसको आप लोग 7 डेज़ के अंदर रोटेट करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि 7 दिन एक ही मील चलता है, ऐसा नहीं। हर दिन मीट डिफरेंट होता है, मेन कोर्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, और आप में भी स्वीट ऐड कर सकते हो या सरप्राइज आइटम ऐड कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप उसको प्री प्लान करते हो। इट्स नॉट कि आप दे सुबह उठे और कुछ भी जो भी दिल किया उसको बना के दे दिया, ऐसा नहीं। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलती है चीज़। ठीक है, अच्छा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मैंने आपको बताया कि आपको पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास पेशेंट आ गया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का पेशेंट है या उसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने पेशेंट से कंसेंट लेना होता है और इंडिविजुअल कंसेंट लेना होता है। ये रूल ऑफ द थंब है, ऐसा ही होता है। अगर कोई बंदा फॉलो नहीं करता तो ये मतलब कि रूल तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकता,
लेकिन आपने पेशेंट से इंडिविजुअल कंसेंट लेना होता है कि आइदर उसको ये फूड में अगले दिन के खाने में या अगले वीक के खाने में ये चीज़ पसंद है या नहीं है, ठीक है। सम पेशेंट्स प्रेफर स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फूड्स, बहुत कम होते हैं, और कुछ प्रेफर नहीं करते। तो आपने उनको एक प्रॉपर, समटाइम्स मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करना पड़ता है पेशेंट्स को, ठीक है। उनको पढ़ के बताना पड़ता है कि बिकॉज उनके पास फॉर एग्जांपल एक शुगर का पेशेंट है, मे बी उसके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली मे बी क्या क्या मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन आपने अपने पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर भी ऑप्शंस देनी है कि आपका पेशेंट हैप्पीली अगले वीक का खाना कंज्यूम कर सके, प्रॉपर मील ले सके, ठीक है। तो आपने पेशेंट का कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी एलिमेंट समझना है इसका। अच्छा, 6 पे आ जाते हैं, दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेन्यू प्लानिंग। देखो, हर हॉस्पिटल के अंदर या हर पेशेंट वेलफेयर सेटिंग के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। यू नीड टू नो कि एक पेशेंट की क्या प्रेफरेंस है, ये मैंने आपको बताया, और यू नीड टू नो कि एक हॉस्पिटल की क्या वर्क एथिक है कि वो आपको आप मैक्सिमम उसमें से पेशेंट का फ़ायदा निकाल सको, ठीक है। तो आपने इस तरह लेकर चलना होता है। आपको बेसिक मेन्यू प्लानिंग के तरीके आने चाहिए। मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव के ऊपर, और डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्ड हर एक एक चीज़ की निटी-ग्रिटी मौजूद है कि आपने किचन में कैसे ऑपरेट करना है। बाय ऑपरेट मीन मतलब कि ऑब्वियसली आपने उसकी उनकी चीज़ों को किस तरह देखना है। फॉर एग्जांपल एक वेट मशीन है या कटिंग बोर्ड्स हैं, आज कुछ भी है, तो आपने उसको किस तरह देखना है, उसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिख के शेयर किया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो। उसके अंदर प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, साइड टू साइड, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। यू नीड टू नो कि उनका प्रिंसिपल क्या है। वैसे तो ऑल ओवर पंजाब भी सेम होता है, कुछ हद तक ही चेंज है, स्टैंडर्डाइज ही होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनका बेस लाइन किस वर्क एथिक को फॉलो करते हैं। अच्छा, 7th पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करने, और इसको इंक्लूड करने के लिए यू मस्ट विजिट द मार्केट, ठीक है। एक फूड सर्विस डाइटिशियन, एक अच्छा फूड सर्विस डाइटिशियन क्या करता है कि वो मार्केट को हमेशा इन चेक रखता है कि कौन से फ्रूट्स या फूड सीजनल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से मार्केट में नए आए हैं या अवेलेबल हैं। एक्चुअली आपने काफ़ी तरीके से काफ़ी पैरामीटर्स के थ्रू जज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फूड या वो मार्केट में शॉर्ट है, तो आपने प्लान में तो लिख दिया, लेकिन मे बी आपको कुछ फ्रेश ना मिले, या मे बी आपके स्टॉक में अवेलेबल ना हो, या मे बी आपके साथ कॉस्ट फ्रेंडली ना हो, आपके पास आपको बजट मेंटेनिंग भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फूड वैरायटी इंक्लूड करनी है, बट विद सम पैरामीटर्स। वेल, वो पैरामीटर्स भी मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, मे बी इस वीडियो के अंदर बताने ठीक नहीं है, बिकॉज वीडियो पर बहुत लंबी हो जाती है। पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, आप डॉक्यूमेंट जाके पढ़ो तो आप मिल जाएंगे। अच्छा, 8th वन इज क्लीननेस एंड हाइजीन इन द फूड प्रोडक्शन एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल, आपका जो फूड का लेफ्ट ओवर है उसका भी एक प्रॉपर फॉर्म होता है। आपने उसको बताना है कि फूड का लेफ्ट ओवर किस वेस्ट हुआ है, या यू नो कि उसको एक प्रॉपर तरीके से आपने उसको वेस्ट किया या नहीं। तो ये सारा स्टफ़ इसके अंदर आता है कि जिसमें आपने किचन की जिस जगह पे आप पेशेंट्स के लिए खाना बना रहे हो उसकी हाइजीन मेंटेन करनी होती है, और जहाँ पे आप स्टॉक रख रहे हो आपने उसकी हाइजीन मेंटेन करनी थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बात कर लेते हैं मीट की। आपको पता होगा कि मीट कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मीट कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मीट के ब्लॉक्स रिसीव हुए हैं, जब रिसीव होते हैं तो वो तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आप उसको पीसीस के अंदर कट करते हो, उसके बाद फिर आप तक आते हैं। मे बी आप तक आए हैं और आपने उसको फ्रिज के स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर के ऊपर नहीं रखा, और आपने उसको प्लास्टिक रैप से रैप नहीं किया, तो मे बी क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस है। तो फूड प्रोडक्शन और सेफ्टी मैनेजमेंट ये भी आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ फूड सर्विस डाइटिशियन, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री या बैलेंस की। कोई भी मील जब आपने एक पेशेंट के सामने प्रेजेंट करना है ना, आपके पास स्टॉक में काफ़ी चीज़ें होती हैं और पेशेंट के पास मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही प्लेट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पेशेंट को मील दिया है और उसके अंदर फ्लेवर्स बैलेंस नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एक ओट मील की एग्जांपल दी, अगर एक डल फ्लेवर्ड आपने मील दे दिया तो मे बी पेशेंट की प्रेफरेंस में वो ना और वो ना खाए, ठीक है। अगर आपने पेशेंट से कंसेंट लिया होगा, ठीक है, तो
और आपने प्रॉपर फूड वैरायटी इसको इसके अंदर ऐड की होगी और मे बी आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पेशेंट की पूरी की होंगी, तो वाई नॉट, पेशेंट पूरा मील कंज्यूम करेगा ना। वो आपको क्वेश्चनियर के थ्रू बता तो रहा है कि आपकी कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड पसंद। वैसे तो मेजरली आपको अवॉइड ही करना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड मील्स ना डालो, लेकिन अगर पेशेंट की प्रेफरेंस है तो वाई नॉट, ठीक है। तो आपने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है पेशेंट के लिए व्हेनेवर, जब भी आपने उनका फूड मील प्लान करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अवॉइड करना है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड मीट से। अच्छा, थर्ड इज़ द लो फैट एंड हाई फैट बैलेंस। याद रखो कि आपने पेशेंट का जब भी मील रखना है, फैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अभी रिसेंटली जो एक थोड़ा सा आप देखते हो कि हेल्दी फैट्स को भी बैड फैट्स के अंदर ही कंसिडर करके रख दिया जाता है। तो आपने रिस्पॉन्सिबल फूड सर्विस डाइटिशियन की तरह बिहेव करना होता है और आपने मेन मेन्यूज़ के अंदर मे बी हाई फैट कंटेंट रख देते हो और जो मेन मील के अंदर मे बी आप हाई फैट कंटेंट रख सकते हो और माइनर मील्स के अंदर आप लो फैट कंटेंट रख सकते हो, और इस तरह आप बैलेंस क्रिएट करके ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे उस पेशेंट की फूड की कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू इट। और ये भी फैक्ट है कि हाई फैट फूड्स ज़्यादा फ्लेवर्ड होते हैं और ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं बाय द पेशेंट, ठीक है। लेकिन आप उसको किस तरह मैनेज करते हो, और हेल्दी फैट और अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू पेशेंट को फुली उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं, जो भी आपको डाइटिशियन ने बताई होती हैं, आप उसको फुलफिल करते हो। ओके, अब हम बात करते हैं वैरायटी इनकरेज करने के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बताया है इसी वीडियो के अंदर कि आपको फूड वैरायटी इंक्लूड करनी है। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि एग्जैक्टली करनी कैसे। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि काफ़ी जब आपके पास ऑलरेडी ना स्टॉक होता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फूड सर्विस डाइटिशियन, तो आपके पास एक स्टॉक अवेलेबल होता है और आपके साथ केटरिंग का हायर स्टाफ भी इन टच होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ख़ास। जब भी जिस तरह भी आपका वर्क एथिक होता है, जिस तरह भी आपकी डिमांड होती है, आपको उस तरह सप्लाई मिल भी जाती है, एक प्रॉपर चेन होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो रूल ऑफ थंब है कि आपने वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट, मैंने आपको बताया कि एवरेज पेशेंट 7 to 8 डेज लेता है हॉस्पिटल से जाने में, ऑब्वियसली रिकवर करने में, ठीक है। रिकवरी का रेट उसका 7 to 8 डेज होता है, मे बी 2 वीक्स भी हो सकता है, लेकिन एवरेज यही होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 7 दिन एक ही मील को सर्व करो, एक ही तरह का मील पेशेंट को देते रहो 7 दिन, और ब्रेकफास्ट में भी सेम आ रहा है, अगले दिन के ब्रेकफास्ट में भी वही सेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब मील प्लान करना है तो यू नीड टू नो कि आपने पेशेंट के टेस्ट बड को एंटरटेन करना है, ठीक है। और उसकी अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले को आप हाई फैट और बैड फैट देना शुरू करते हो तो वो तो रिकवर नहीं करेगा कभी भी, लेकिन आपको उसके लिए जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं या जो भी उसके डाइटिशियन ने रेफ़र किया, उसी के अंदर आपको पेशेंट को एंटरटेन करना है कि जिसके अंदर वैरायटी ऑफ मील्स इंक्लूड हो उसके पूरे कोर्स ऑफ वीक के अंदर, ठीक है। और आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड भी इंक्लूड कर सकते हो, जब आप बॉइल्ड और अनबॉइल्ड भी रख सकते हो और डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो। और मे बी आप एक सरप्राइज आइटम पे ऐड कर सकते हो कि जो उसको वीकेंड पे या किसी दिन के एंड पे हर रोज़ आप एक सरप्राइज आइटम ऐड करो, तो मे बी उसकी क्यूरोसिटी जब तक रहेगी तो इम्प्रूवमेंट भी बेहतर होती है और काफ़ी लाइकली चांसेस होते हैं कि वो जल्दी रिकवर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग कंट्रास्ट। ओके, तो फूड के अंदर कंट्रास्ट ऐड किया कैसे जाता है? देखो, जब आप डिफरेंट हम बात करते हैं हेल्दी प्लेट फिनोमेना की, आप जाके गूगल करना या कहीं भी लिख देना हेल्दी प्लेट फिनोमेना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको 5 फूड ग्रुप्स के अंदर से सारे फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द एज, एक्चुअली ये वेरी करता है कि बच्चों के लिए आपको और तरह की फूड की पिक एंड चूज़ होती है और बूढ़ों के लिए और तरह की होती है, एंड मिडिल एज ग्रुप के लिए और तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने कंट्रास्ट के लिए स्ट्राइव करना है, एंड यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि आपको किस तरह पेशेंट के फूड के अंदर कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने पेशेंट के फूड में टेक्सचर ऐड करना है तो आप ऐसे फूड्स ऐड करते हो जो हाई प्रोटीनिश होते हैं, या मे बी पोटैटो फॉर एग्जांपल। पोटैटो प्रोटीनिश तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। आप इस तरह के फूड्स ऐड करते हो, या कॉलीफ्लावर ऐड कर देते हो, या अनियंस ऐड करते हो, जिसमें आपके फूड का टेक्सचर इंप्रूव होता है, ठीक है।
कलर्स के लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। और ये रूल ऑफ थंब है, हमेशा याद रखना कि एटलीस्ट 2 कलर्स होने चाहिए आपके फूड में। और ये कोई मुश्किल नहीं है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत आसानी से कलर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर पोर्शन में डाले हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंट्रास्ट फूड के अंदर ऐड करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उसके टेस्ट बड्स को एंटरटेन करना है, राइट। और एक और पॉइंट कि आप कभी भी सेम तरह का फूड ऐड ना करो। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ना कि सेम तरह का फूड ऐड करना, मे बी आपको हेक्टिक का सामना करना पड़े। आपके पास काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं और काफ़ी अवेलेबल ऑप्शंस होती है, बिकॉज स्टॉक के साथ आपकी अच्छी बनी होती है। तो आप एक प्रॉपर एक चेन है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको एक तरह का फूड अवॉइड करना है ऐड करने से, सेम तरह का फूड ऐड नहीं करते होते। डिफरेंट कलर से खेलना है या टेक्सचर्स उसका इंप्रूव करना है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि किस तरह आप किन फूड के जरिए आप किसी भी मील का टेक्सचर इंप्रूव कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड के वैरायटी, कलर्स एंड फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और इवन मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट के मील प्लान के लिए when you are working as a food service dietitian. ओके, अभी हमने काफ़ी इस बारे में बात कर ली, काफ़ी कि आपको कलर को इम्प्रूव कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करके या डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स को ऐड करके या डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन को अपना के कलर्स को आप इम्प्रूव करते हो। आप याद रखो कि आपको सेम कलर ऑफ फूड ऐड नहीं करने, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सेम कलर ऑफ फूड ऐड नहीं करने। सबसे पहली जो इंट्रैक्शन किसी भी इंसान का फूड के साथ होता है वो उसकी साइट है। सबसे पहले वो खाने को देखता है, तो खाने को अच्छा लिखना चाहिए ताकि वो उसे कंज्यूम करे और हेल्दी और जल्दी रिकवर हो सके। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप ऐड करोगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी हेल्दी एक अप्रोच है पेशेंट के लिए ऑब्वियसली। तो मैंने आपको ओट मील की एग्जांपल दी कि ओट मील अगर आप में से किसी ने कभी कंज्यूम किया तो आपको पता होगा कि ओट मील एक बहुत ही डल फ्लेवर्ड है अगर आप बिल्कुल बेस पे कंज्यूम करो उसे, ठीक है। बहुत ही, जिसे दलिया कहते हैं, बहुत ही डल होता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर फ्रूट्स ऐड करो या क्रैकर्स ऐड करो या आप उसके अंदर नट्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड करो तो वो एक काफ़ी मज़े का बन जाता है, राइट। तो आपको वैरायटी भी ऐड करनी है, कलर्स भी ऐड करने हैं एंड आपको कंट्रास्ट ऐड करना है बाय एडिंग फ्लेवर्स, एडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टू द पेशेंट मील। और आपको डिफरेंट मेथड्स अपनाने हैं कुकिंग करने के लिए ताकि पेशेंट के लिए हर चीज़ अपीलिंग हो सके और वो जल्दी रिकवरी की तरफ आ सके, उसको फूड अपीलिंग लगे ताकि वो रिकवरी की तरफ जल्दी है। ओके, तो हमने बात ऑलरेडी कर ली कि आप किस तरह कंट्रास्ट ऐड करके फूड को इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स आप उसमें काफ़ी क्रॉस हो रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आई अपील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज द फर्स्ट इंट्रैक्शन द पेशेंट हैज़ विद द फूड इज़ टू सी इट एक्चुअली, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है कि ऐसे फेंक के नहीं आ जाना पेशेंट के सामने फूड। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर तो मैंने काफ़ी देखा है कि इस तरह ही होता है, पर आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। आपके अंडर जो स्टाफ होता है आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो फूड प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखे, ठीक है। नॉट इवन द फूड प्रेजेंटेशन, आपको डिशेस के कलर्स को भी अपीलिंग रखना है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि मैकडोनल्ड का साइन रेड और वाइट है, ठीक है, और रेड और येलो है, सॉरी। तो येलो कलर एक्चुअली और रेड अगर बैकग्राउंड में हो तो आपकी एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है, भूख को बढ़ाता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर होता है इट्स फॉर द ट्रस्ट पर्पसेस। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाके देखोगे तो आप मेजरली आपको मिलेगा कि रेड कटिंग बोर्ड जो होते हैं वो मीट की प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं और वाइट मेजरली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कलर्स की अपनी एक जगह पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और आपने जब भी प्लान करना होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जब भी फूड प्लान करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने पहले उसे अपने माइंड में विजुलाइज करना है कि आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं। अगर आपके सामने ये फूड आता है तो आपका इस पर क्या फीडबैक होता है। तो आपने किस तरह उसी तरह ही फूड को प्रेजेंट करना है कि जिस तरह आप खा रहे होते हैं सामने बैठ के, तो आपको अच्छा लगता है कि अगर आपके सामने फूड को इस तरह फेंक के चला जाता, या आपको अच्छा लगता है कि आप कलरफुल डिशेज़ के अंदर प्रॉपर पोर्शन साइजेस बने होते हैं और उसके अंदर आपको फूड दिया जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली आपने इसको बैलेंस करना होता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं जो आप फॉलो करते हो
बीइंग अ फूड सर्विस डाइटिशियन। अच्छा, ये बहुत ही जनरल है। मैंने फूड सर्विस डाइटिशियन की डेफिनेशन के लिए ये ऑडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो रिकॉर्ड की, सॉरी। तो अब ये इतने जनरल हैं कि एक्चुअली मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ आपको सॉरी गूगल ड्राइव के ऊपर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डॉक्यूमेंट अवेल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री डाउनलोड है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये देखो, इसके ऊपर मैंने सारा डिटेल से मेंशन करा हुआ है कि किस तरह आप ऑर्डर करते हो या आपको फूड सप्लाई रिसीव होती है एंड उसका क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी एक सेकेंड वीडियो में बनाऊंगा रिगार्डिंग कि आपको किचन इक्विपमेंट्स किस तरह इस्तेमाल करने, बिकॉज ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वीडियो का आप वेट कीजिएगा। अभी ये फर्स्ट वीडियो आई गेस मेरा ख्याल है 15 मिनट से कम ही होनी चाहिए। ओके।